अगर निमोनिया का पता समय रहते नहीं लगाया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। अगर कोई वयस्क निमोनिया से ग्रसित है तो वो अपने समस्याओं को जाहिर कर सकता है, उनमें जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं वो दूसरों को बता सकता है। अगर यही प्रॉब्लम किसी बच्चे में होती है तो ना तो वो अपने समस्याओं को जाहिर कर सकता है और ना ही अपने कठिनाइयों को दूसरे से शेयर कर सकता है। उनमें जो लक्षण सिम्टम्स उभरते हैं उन्हीं को देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका बच्चा निमोनिया से ग्रसित है या नहीं ग्रसित है। अगर आपका बच्चा खांसी और सर्दी से परेशान है तो क्या वो निमोनिया से ग्रसित हो चुका है? तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से निमोनिया के बारे में बात की जाएगी। आप किन लक्षणों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा निमोनिया से ग्रसित हो चुका है। निमोनिया से ग्रसित होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स यानी लक्षण दिखते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या तो फिर एडल्ट हो या तो फिर बच्चे हो, कौन कौन से लक्षण सिम्टम्स दिखते हैं निमोनिया से ग्रसित होने के बाद। निमोनिया होने का क्या कारण हो सकता है, किन कारणों के वजह से निमोनिया उत्पन्न होती है और निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है। अगर आप निमोनिया से ग्रसित होते हैं तो आपके लंग के एयर सॉक्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन उत्पन्न होने लगती है, उसमें फ्लूइड भरने लगता है और उसमें फेलगम भरने की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अगर आप निमोनिया से ग्रसित होते हैं तो हो सकता है आपका एक लंग इन्फेक्ट हो या तो फिर दोनों लंगों में इन्फेक्शन हो सकती है। बच्चों में ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलता है। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण भी उत्पन्न होती है जिसे बैक्टीरियल निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया वायरस के कारण भी उत्पन्न होती है जिसे वायरल निमोनिया कहा जाता है और ये फंगस के कारण भी उत्पन्न होती है जिसे फंगल निमोनिया कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली निमोनिया काफ़ी कॉमन मानी जाती है। अगर आप बैक्टीरियल निमोनिया से परेशान हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं जिससे निमोनिया को खत्म किया जा सकता है। लेकिन वायरल निमोनिया अगर किसी को होता है तो वो काफ़ी गंभीर होता है और उसे खत्म करना काफी मुश्किल माना जाता है। फंगल इन्फेक्शन थर्ड में आता है क्योंकि इसे काफी कम होते हुए देखा गया है और इसे ठीक भी करना काफी मुश्किल माना जाता है। तो बैक्टीरियल निमोनिया काफी कॉमन माना जाता है। निमोनिया जिस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो पहला है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शंस होती हैं उसे ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। काफ़ी सारे लोगों में देखा गया है कि अगर वो अपने बच्चे को लेकर या खुद किसी हॉस्पिटल में किसी और बीमारी को दिखाने के लिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें निमोनिया का इन्फेक्शंस लगता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। या तो फिर उनका बच्चा हॉस्पिटल में किसी और बीमारी के कारण भर्ती है और उसी दौरान निमोनिया का जो इन्फेक्शंस होता है उसे ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। ये काफ़ी खतरनाक निमोनिया माना जाता है क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो रेसिस्टेंस होते हैं, काफ़ी सारे एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर चुके होते हैं वो बैक्टीरिया, जिसके कारण उसे ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें से जो पहला है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें से जो दूसरा है वो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर आप कोई समूह में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं और वहां से जो आपको निमोनिया का इन्फेक्शन होता है उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। आपको या आपके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन अगर किसी समूह और भीड़ भाड़ वाले इलाके से होता है तो उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। इसमें से जो थर्ड है वो है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया मुख्य रूप से अगर आप कोई वस्तु खाते हैं और वो उसका कण किसी भी तरह का कण आपके लंग में चला जाता है, या तो फिर आप वोमिट करते हैं या तो फिर आप पानी पीते हैं और उसका कुछ भी कण अगर आपके लंग में चला जाता है और उससे जो इन्फेक्शंस होता है उसे एस्पायरेशन निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया होने का 3 प्रमुख कारण माना गया है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, क्योंकि यही तीनों के कारण निमोनिया का संक्रमण आपको और आपके बच्चों को हो सकता है। इसलिए कहा जाता है अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और खास तौर से अगर आप अपने बच्चे को साथ में लेकर जाते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉस्पिटल से निमोनिया के साथ साथ और भी कई ऐसे संक्रमण हैं जो आपके और आपके बच्चों को हो सकती है। तो अगली बार से अगर आप हॉस्पिटल जाएं, अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं तो काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ से निमोनिया के साथ कई ऐसे संक्रमण हैं जो आपको और आपके बच्चों को हो सकती है। तो आप जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर कोई व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें से जो पहला सिम्टम्स है वो है कफ यानी खांसी। वो दोनों तरह की खांसी हो सकती है। अगर आपको खांसी होती है तो हो सकता है वो सूखी खांसी भी हो या तो फिर फेलगम वाली खांसी भी हो सकती है, उससे म्यूकस भी निकल सकता है खांसी के साथ में।
सांस लेने में तकलीफ, दूसरी समस्या है सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको निमोनिया की समस्या होगी तो आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। तीसरा जो सिम्टम्स है वो है फीवर। फीवर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हो सकता है बड़े लोगों में, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें टेम्परेचर डाउन भी देखा गया है, यानी फीवर का जो समस्या है वो नहीं देखा गया है, जितना बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे टेम्परेचर गिरा हुआ भी देखा गया है, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं देखा गया है। बच्चों में मुख्य रूप से टेम्परेचर हाई देखा गया है, जितना बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया है, यानी फीवर की समस्या देखी गई है। ठंड लगने की समस्या देखी गई है और पसीने निकलने की भी समस्या देखी गई है, यानी फीवर के साथ साथ ठंड लगना और पसीने निकलने की भी समस्या उस व्यक्ति में देखी गई है जो निमोनिया से ग्रसित होता है। अगर कोई व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित होता है तो उसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो है उल्टी और डायरिया। ये मोस्टली बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अगर कोई बच्चा निमोनिया से ग्रसित होता है तो उसमें उल्टी की समस्या भी देखी गई है और दस्त की भी समस्या देखी गई है। इसका जो नेक्स्ट और काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप सांस लेते हैं तो आपके चेस्ट में पेन होता है, अगर आप खांसते हैं तो आपके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स माना गया है। सर्दी और जुकाम की भी समस्या काफ़ी कॉमन समस्या मानी गई है। अगर कोई व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति में सर्दी जुकाम की समस्या काफ़ी कॉमन मानी जाती है। तो आप जानते हैं अगर कोई बच्चा निमोनिया से ग्रसित है तो उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपनी कठिनाइयों को किसी से बता सकते हैं, तो उनमें जो सिम्टम्स दिखता है वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी सिम्टम्स को देखकर आपको पता लगाना होता है कि वो बच्चा निमोनिया से ग्रसित हो चुका है या नहीं हुआ है। तो इसमें से जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है खांसी। खांसी दोनों तरह के हो सकते हैं, फेलगम वाली खांसी भी हो सकती है या तो फिर सूखी खांसी भी हो सकती है। दोनों तरह के खांसी में निमोनिया हो सकता है। खांसी सबसे कॉमन सिम्टम्स माना जाता है किसी भी तरह की निमोनिया होने पे। इसमें से जो सेकंड सिम्टम्स है वो है सर्दी और जुकाम। सर्दी जुकाम की भी समस्या बनी हुई रहती है खांसी के साथ साथ, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स माना जाता है। हो सकता है किसी बच्चे में सर्दी जुकाम की समस्या नहीं हो, लेकिन काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसमें खांसी के साथ साथ सर्दी जुकाम की समस्या देखी गई है। तो सर्दी और जुकाम भी काफ़ी कॉमन सिम्टम्स माने जाते हैं। इसमें से जो थर्ड है वो है सांस लेने में तकलीफ। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर किसी बच्चे का पेट ऊपर, कपड़े ऊपर उठाकर देखेंगे तो उसका पेट काफ़ी तेज़ी से फेंक रहा होता है, क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और उसका सांस काफ़ी तेज होता है, सांस काफ़ी तेज़ी से ले रहा होता है क्योंकि उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन सिम्टम्स माना जाता है। अगर कोई बच्चा निमोनिया से ग्रसित होता है तो इसमें से जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है वो हल्का धंसा हुआ होना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है किसी भी बच्चे में। अगर वो बच्चा निमोनिया से ग्रसित हो चुका है तो चेस्ट का जो नीचे का पार्ट है वो हल्का धंसा हुआ होता है, सांस उसकी तेज चल रही होती है, खांसी हो रही होती है, सर्दी और जुकाम हो रहा होता है। उस बच्चे में आप समझ जाए कि वो बच्चा निमोनिया से ग्रसित हो चुका है। तो निमोनिया से ग्रसित होने वाले बच्चों में ये 4 सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माने जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।